हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रीट 2021 के लिए। हम लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर करेंगे 2011 का, 12 का, 2015 का और 2017 का। इसको एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। मैं चारों ही ईयर के क्वेश्चन पेपर यहाँ पे करा रहा हूँ और L1 और L2 दोनों ही लेवल्स के लिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व पेपर करवाऊँगा। तो इन्हें आप एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाता है। यहाँ पर इंग्लिश वाला भी वर्जन है, जिनको हिंदी में समस्या हो तो आप इंग्लिश वाला वर्जन पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्ग्राफिया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। मैं यहाँ पर सीधे करेक्ट आंसर आपको बता रहा हूँ ताकि आपका कम समय लगे और आप पूरा जो है प्रीवियस ईयर पेपर को आप देख सकें कम से कम समय में। बाकी की वीडियो जो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको जो भी वीडियो देखना हो, जैसे L1 का 2011 का देखना हो सॉल्व पेपर, 12 का देखना हो, 15 का देखना हो, 17 का देखना हो, या फिर L2 लेवल का देखना हो, सभी मैंने इसी डिस्क्रिप्शन में सभी की लिंक दे रखे हैं। डायरेक्ट आपको लिंक पे क्लिक करना है, डायरेक्ट आप उस वीडियो पे चले जाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा, सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन कौन सा योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है। तो सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है। यानी इन्होंने देखिए ऐसे तो 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी, कहीं पर 9 दिया है, कहीं पर 7 दिया है, तो 8 प्रकार का जो है वो सही माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो सी वाला है ये करेक्ट आंसर होगा, प्रकृतिवादी कौशल, नेचुरलिस्ट स्किल्स, कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं। हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं। निम्न में से पता लगाएं 2 भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ। यहाँ पे कौन सा आंसर होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए डी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी। यानी अवधारण गठन में सुविधा, विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा, संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा। तो बहुभाषा को हम लोग क्या समझते हैं, एक उसको सुविधा की तरह लिया जाता है, अधिगम में उसको सहायता के रूप में लिया जाता है, अच्छा होता है, अच्छा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पर, एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधि कर रहा है, जैसे न केवल यह पूछकर कि क्या हुआ बल्कि यह भी पूछा कि कैसे और क्यों। और ब का देखिए, उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा परख की तुलना करने में मदद करना जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इन गतिविधियों से वह बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर बताएं आप लोग, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो एक बार थोड़ा सा आप खुद को चेक करते चलिए कि आपको कितना आंसर यहाँ पे करेक्ट आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आलोचनात्मक सोच। अगला क्वेश्चन देखिए, सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह की प्रेरणा की व्याख्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएं सभी लोग। व्यवहार, ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी। 7वां प्रश्न देखिए, समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को, फिर यहाँ पे क्या आएगा, नियमित कक्ष में शिक्षित करना। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए सभी लोग।
यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, पूरा समय। यानी समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को पूरा समय नियमित कक्षा कक्ष में ही शिक्षित करना। 8वां प्रश्न देख लीजिए। एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है। छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। यह उदाहरण है, किसका उदाहरण है? आगमनात्मक तर्क का, जहाँ पे बाद में निष्कर्ष निकालना होता है, जहाँ पर पहले आपको निष्कर्ष थे उसको उदाहरण के द्वारा समझना होता है, तो निगमनात्मक तर्क। तो इन दोनों को आप क्लियर बिल्कुल रखिएगा कॉन्सेप्ट। आगमन विधि में क्या होता है, लास्ट में निष्कर्ष निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए, 8वें का। अगला प्रश्न देख लीजिए, 9वां प्रश्न है यहाँ पर। मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो ईद पर आच्छद रखता है, यह कहलाता है। तो फ्रायड के जो तीनों सिद्धांत हैं, ईगो ईद और इसके बाद एक और है, बताएं आप लोग। एक सुपर ईगो होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दबाव। यानी एक प्राथमिक साधन दबाव है जिसके द्वारा ईगो ईद पर आच्छद रखता है। ये देखिए, जो आयोग के आंसर की है मैं उसी के हिसाब से आप सभी को आंसर बता रहा हूँ। जिन प्रश्नों में कॉमन अंक मिले हैं या फिर जिन प्रश्नों में 2 विकल्प सही हैं आपको वो भी हम बताएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है। क्वेश्चन नंबर 10। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, हैंस आइसेंक। अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण जो है हैंस आइसेंक के द्वारा दिया गया है, इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्र व सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफ़ी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। उदाहरण तो सभी है लेकिन यहाँ पे पूछा गया सर्वोत्तम उदाहरण, तो सर्वोत्तम उदाहरण हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अपने आप में एक अंत। यानी यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा अपने आप में एक अंत। ये हमारा बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए यहाँ पर, एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है, कहलाता है। तो इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेंटल हाइजीन, दिमागी आरोग्यता। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है, कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए सभी लोग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन। यानी समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है, परिमेयकरण। सेकंड हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है, यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है। तो इस प्रश्न के लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी, सोशल फैक्टर्स, सामाजिक कारक। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न स्थितियों में से कौन समायोजन को बढ़ावा देती है? निम्न स्थितियों में से कौन समायोजन को बढ़ावा देती है? तो इस प्रश्न के लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्री फ्रॉम न्यूरोटिक फियर्स एंड एंजाइटी, न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त। अगला प्रश्न देखिए 17वां, एक शिक्षक के रूप में आपने अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा। इस कार्यभार से ब्लूम के वर्गीकरण के कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई है? तो ये ब्लूम महोदय से संबंधित प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एप्लीकेशन, संप्रयोग। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्रित की है। यह प्रक्रिया कहलाती है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, आकलन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कौन सा प्रक्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण में नामित नहीं है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 के लिए जो है यहाँ पर कॉमन अंक दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक विकल्प सही थे, तो यहाँ पर कॉमन अंक दिया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? क्वेश्चन नंबर ये 20 है, बताएं सभी लोग इसका राइट आंसर। तो इस प्रश्न के लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिगम को रटना विधि को सुविधाजनक बनाना चाहिए। ये सिद्धांत नहीं है, रटने पे बल नहीं दिया जाता है, व्यवहार पे बल दिया जाता है, सीखने पे बल दिया जाता है, प्रयोग करके सीखना। शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रगति को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 21 में जो है 2 ऑप्शन करेक्ट हैं, बी और सी, प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रगति और इसके अलावा व्यापक से विशिष्ट कार्रवाई प्रगति। इसको प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रगति भी बोलेंगे, व्यापक से विशिष्ट कार्रवाई प्रगति, दोनों एक ही चीज़ है, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित। शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है बच्चे के विकास को, तो एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है, बाद की उम्र में भी रहेगी, यह बयान के महत्व पर जोर देता है। क्वेश्चन नंबर 23, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आनुवांशिकता बोलते हैं इसको। बहुत आसान क्वेश्चन था ये वाला,
सभी क्वेश्चन ठीक है, मॉडरेट लेवल के हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, अधिगम में उपयोग और अनुप्रयोग के नियम को भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न के लिए भी एक से अधिक आंसर होने की वजह से यहाँ पर भी कॉमन अंक दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, पावलाव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकता है, किंतु इससे पहले भी, अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज़ सुनता है तब भी ऐसा होता है। तो इस समृद्धि को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुकूलित उत्तेजना। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए सभी लोग, अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है, यह सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता है। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब देखिए यहाँ पर आपको वाइगोत्स्की से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए 27, पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाएं और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है जाना जाता है। पियाजे के सिद्धांत के अंतर्गत पुराने और नए धारणाओं और अनुभव के बीच संतुलन की क्रिया, ये बताना है आपको। संतुलन बोला जाता है इसको, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है, यानी 3 सावधानियां हैं बौद्धिक परीक्षण के उपयोग करने के अंतर्गत, एक नहीं है, आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 28 के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षण और छात्र के बीच एक संरक्षित बातचीत है, ये नहीं है बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी के अंतर्गत। बाकी तीनों हैं, IQ स्कोर के आधार पर, क्षमता की मुख्य एकमात्र विशेषताओं के रूप में IQ परीक्षण का उपयोग न करना, एक समग्र IQ स्कोर की सार्थकता की व्याख्या में सावधान रहना। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। एक कक्षा 3 का छात्र 9 साल के आसपास उसकी उम्र है, विकास के किस चरण से मेल खाता है? एरिक्सन के द्वारा दिए गए मनोसामाजिक विकास के 8 चरणों में से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, परिश्रम बनाम हीनता। अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद, निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है? आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं पूछा, यानी 3 सत्य हैं, 1 सत्य नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा सत्य नहीं है। तो यहाँ पर जो डी वाला ऑप्शन है ये सत्य नहीं है, बाकी ये तीनों है। आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए मानकीकृत परीक्षण है, छात्र के स्कोर की तुलना इसके साथ तुलना करके की जाती है कि अन्य ने कैसा प्रदर्शन किया। कहा जाता है कि परीक्षा राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित है, छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है, ये गलत है, इसके लिए सत्य नहीं है। तो हमारा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा 30 का डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें देखिए लैंग्वेज है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फिर उर्दू है, सिंधी है, पंजाबी है, गुजराती है, इसी तरह से लैंग्वेज 2 में भी है। तो आपको ध्यान देना है कि आपने लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में क्या सिलेक्ट किया। लैंग्वेज 1 में आपने जो विषय सिलेक्ट किया होगा आपको वही विषय करना होगा। लैंग्वेज 2 में आपने जो विषय सिलेक्ट किया होगा तो आप लैंग्वेज 2 वाले में वही विषय प्रश्न पत्र में हल करेंगे। तो आप देख लीजिएगा कि लैंग्वेज 1 वाले विषय जो है वो जहाँ जहाँ पर है उसमें जो आपका संबंधित विषय होगा वही आप अटेम्प्ट करिएगा। गलत किया अगर आपने तो फिर सब बेकार हो जाएगा। इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए।
तो मैं आपको यहाँ पर लैंग्वेज 1 के लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैं स्पीड अपनी बढ़ा रहा हूँ ताकि बहुत ज़्यादा आपका समय न लगे, और आपका जो रिलेटेड संबंधित लैंग्वेज होगा आप वही देखिएगा, बाकी को आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं केवल यहाँ पे जल्दी जल्दी आपको आंसर बता रहा हूँ। जैसे हिंदी का देख लीजिए, स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर 39 है क्वेश्चन। लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए क्योंकि अक्षर भी चित्र ही हैं। इस मत का समर्थन किया है ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। हर्बर्ट उपागम के पद हैं, हर्बर्ट उपागम के पद हैं बी। 5 पद हैं टोटल। शिक्षण में इकाई का संप्रत्यय किसकी देन है? शिक्षण में इकाई का संप्रत्यय किसकी देन है? सी मॉरिसन। भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्त रूप है, भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्त रूप है डी लिखना। ढ का उच्चारण स्थान होगा, ढ का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है डी प्राकथन। वैचारिक सामग्री है, वैचारिक सामग्री है बी मूल विषय वस्तु। 46 देखिए यहाँ पर, दृश्य श्रव्य दृश्य साधन है चलचित्र। नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रिय से है? 46 का हो जाएगा ए, माफी चाहूँगा 46 का हो गया, 47 का हो जाएगा सी कान व आँख से। सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन है क्वेश्चन नंबर 48, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी संकलनात्मक मूल्यांकन। ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए शिक्षक निर्मित सामग्री। बाकी ये सभी उपयोगी हैं। पाठ्यवस्तु के प्रकट प्रश्नों के प्रकार, शिक्षण के लक्ष्य। उपचारात्मक शिक्षण है, उपचारात्मक शिक्षण है क्वेश्चन नंबर 50 बी। अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है और इस पर आधारित प्रश्न है। गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा, मैं गद्यांश नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं सीधे सीधे प्रश्नों पे आ रहा हूँ। ठीक है, गद्यांश आप देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके मैं आगे चल रहा हूँ प्रश्न पे। 51 देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर है बी निर्विरोध। इसमें निर और वी दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। इनमें से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण है, आपको बताना है। दानव से दानव होता है, ये सही उदाहरण है। चतुर से चतुरता होता है, ये सभी अलग गलत है, बस केवल ये यहाँ पर सही है। मौलिक शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? मौलिक शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर बी मूल जो किसी की नकल न हो। इनमें से आकाश का सही पर्याय है क्वेश्चन नंबर 54 देख लीजिए, सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है व्योम। आसपास शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व। फिर से देख लीजिए, यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। अनर्थकारी शब्द का क्या अभिप्राय है? डी अनिष्ट करने वाला। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है? अभिमान। आप उसका वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिएगा तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो गलत नहीं होता है। 58 देख लीजिए, इनमें से कौन सा युग्म सही विकल्प है? तो इस प्रश्न में जो है दो ऑप्शन करेक्ट हैं 58 में, ए और सी। ये भी सही है और ये भी सही। स्कूल स्कूलें, गौ गौवें, बाकी ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 59, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा, वाक्य में कौन सा काल है? इस प्रश्न पे जो है कॉमन अंक दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 60 देख लीजिए, प्रणाली शब्द का सही अर्थ है।
तो यहाँ पर दो ऑप्शन करेक्ट हैं, ए और सी। परंपरा पद्धति, ये दोनों ही प्रणाली से संबंधित हैं। अब आगे देखिए यहाँ पर दोस्तों, मैं यहाँ पर लैंग्वेज 1 में हिंदी और इंग्लिश दोनों करा रहा हूँ और लैंग्वेज 2 में भी हिंदी और इंग्लिश का सेक्शन करा रहा हूँ। बाकी का कराने का मतलब है कि मैं उसको अलग से भले करा दूंगा, यहाँ पे कराने का मतलब है समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो कोई भी यहाँ पर भाई बहन नाराज़ मत होइएगा, मैं आपके लिए अलग से करवा दूंगा। अगर आपको आवश्यकता पड़ेगी आप बोलेंगे, या फिर मैं उसका PDF फॉर्मेट में आपको अवेलेबल करवा दूंगा, आप उसे डायरेक्ट देख लीजिएगा। या फिर अगर थोड़ा सा अगर तेज चलेंगे तो हम संस्कृत वाला भी जरूर कर लेंगे। इंग्लिश का चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी आपको सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसका आंसर देख लीजिएगा। जैसे 31 का करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए। 32 के लिए करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। 33 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर साथ में एक्सप्लेन करने में समय जो है थोड़ा सा लग जाएगा, इसी वजह से मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको जल्दी जल्दी यहाँ पर आंसर बता रहा हूँ। लेकिन आप क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा, आंसर करिएगा, वीडियो को पॉज करके उसके बाद आप करेक्ट आंसर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए यहाँ पर बी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर है, वॉवल साउंड से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए, इसमें जो है ए ऑप्शन करेक्ट है। 36 देख लीजिए, उसके बाद 37। क्वेश्चन नंबर 36 के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रॉपर ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, पहले लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, फिर राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन इज अप्लाई टू इन ऑर्डर टू चूज अ पर्टिकुलर कोर्स फॉर अ पर्टिकुलर क्लास। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए यहाँ पर, विच इज़ द क्लासिकल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो यहाँ पर हमारा बी है बिल्कुल राइट आंसर, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। हु डेवलप्ड बाईलिंगुअल मेथड। 39 बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रोफेसर CJ डॉटसन। 40 देख लीजिए, इन विच अप्रोच डज द टीचर इंट्रोड्यूस द न्यू वर्ड्स इंसिडेंटली इन द क्लास। क्वेश्चन नंबर 40 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिचुएशनल अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 40 के लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ए, डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 42 के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, स्कैनिंग। विच इज लुक एंड से मेथड ऑफ रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 43 के लिए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी, द वर्ड मेथड। क्वेश्चन नंबर 44 के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ब्लैक बोर्ड हैज़ द एडवांटेज ऑफ प्रोवाइडिंग अ फोकल पॉइंट ऑफ अटेंशन फॉर द होल क्लास एंड कैन बी यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पजेज, विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेक्स्ट बुक। 45 का डी जो है करेक्ट आंसर होगा, नहीं पूछा है। 46 देखिए इसके बाद, विच टेस्ट इज कंडक्टेड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द स्टूडेंट्स लर्निंग रिगार्डिंग द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ साउंड्स। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लिस्निंग टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 47 देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट कैन बी स्कोर्ड क्विकली एंड कंसिस्टेंटली। क्वेश्चन नंबर 47 के बाद बीच के क्वेश्चंस, माफी चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 क्वेश्चन यहाँ पे मिस है। 55 देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 55 के लिए हमारा करेक्ट आंसर है सी, फेयर। फिर देखिए यहाँ पर ये पैसेज है, इसको आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नाउन्स। क्वेश्चन नंबर 57 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंपल पास्ट। क्वेश्चन नंबर 58 के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सिंपल पास्ट। क्वेश्चन नंबर 59 के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एंग्री, एंग्रियर, एंग्रीएस्ट। करेक्ट फॉर्म पूछा है, स्पेलिंग आपको यहाँ पर ध्यान देना था। क्वेश्चन नंबर 60 देख लीजिए यहाँ पर 60, इसके लिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा द पुलिस। हम यहाँ पर संस्कृत भी देख लेते हैं जल्दी से।
केवल मैं यहाँ पर करेक्ट आंसर बता रहा हूँ। ये सभी देखिए लैंग्वेज 1 के हैं। फिर इसी तरह से लैंग्वेज 2 में भी हम हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत देख लेंगे जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 31 के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छात्रा अध्यापकात् पठन्ति। फिर क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डी, मात्रा भोजनम पच्यते। फिर 33 देख लीजिए क्वेश्चन, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी, दंतोष्ठम, व का उच्चारण स्थान। फिर 34 में मूर्धा से उच्चारण स्थान किसका होता है? री वर्ड का, री का। वाक्यमिदं संशोधयत निरपखलाय सदम दंडयाति, यहाँ पे पूछा है आपसे संशोधन करके। 35 के लिए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी। 36 का देख लीजिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए, कौशल है। 37 में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पर हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर कथा कथन विधिना। 38 देख लीजिए, 38 के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भंडारकर विधि। अनुवाद विधि जो है संस्कृत शिक्षक की, भंडारकर विधि। क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वैयक्तिक भिन्नताया सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 40 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अनुपातस्य क्रमस्य च सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए, यहाँ पर बी, ज्ञाता द ज्ञातम प्रति। क्वेश्चन नंबर 42 गुरुमुखम इति साधनम विद्यते श्रवण कौशलस्य। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 के लिए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूरदर्शनम, श्रव्य दृश्य। क्वेश्चन नंबर 44 ए, मानचित्रस्य। क्वेश्चन नंबर 45 इसका डी होगा राइट आंसर, उपयुक्ता नाम सभी हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मूल्यांकनम। आप एक बार वीडियो पॉज करके पहले खुद से आंसर दीजिएगा, उसके बाद आप चेक करिएगा। इससे आपको थोड़ा सा खुद को आप आकलित कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं स्वयं का। क्वेश्चन नंबर 47 के लिए देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आंतरिक मूल्यांकन। आप सभी भी आंतरिक मूल्यांकन करें अपना। क्वेश्चन नंबर 48 के लिए क्वेश्चन राइट आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 ए, मौखिकांतर्गता। क्वेश्चन नंबर 49 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सतत मूल्यांकनेन। 50वां है संस्कृते मौखिक परीक्षाया कस्य कौशलस्य मूल्यांकनम कर्तुं न शक्यते। तो न शक्यते पूछा है, ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, लेखनस्य। फिर यहाँ पर आप इसे पढ़ लीजिएगा इस गद्यांश को, और हम डायरेक्ट यहाँ पे प्रश्न पे आते हैं। एक बार गद्यांश को आप वीडियो को पॉज करके जरूर पढ़ लीजिएगा। ये पूरा गद्यांश है आपका। पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 51 बी, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा षष्ठी, अस्माकम। अस्माकम अस्माकम विभक्ति पूछा है आपसे। संस्कृत भाषा व इत्यत्र संधि विच्छेद करणीय। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा धन एव। कौन सी संधि है इसमें? वृद्धि की दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है। संस्कृत भाषायां वैज्ञानिकी लिपि विद्यते, अत्र वाक्य विशेषण पदम लिखत। क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर बताएं सभी लोग, डी, वैज्ञानिकी। व्याकरणम इत्र क प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 54 के लिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ल्यूट। लकार वगैरह आप सही से पढ़ लीजिएगा, शब्द रूप धातु रूप। क्वेश्चन नंबर 55 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, विशेष्य भाषा। फिर देखिए यहाँ पर आपको पद्यांश दिया हुआ है संस्कृत में, और यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं इस पर आधारित। सबसे पहले 56 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कर्मधारय। 57 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वृद्धि संधि। क्वेश्चन नंबर 58 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वंशस्थम। और क्वेश्चन नंबर 59 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तरवह।
क्वेश्चन नंबर 60 और लास्ट क्वेश्चन, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, अतः। अनुतथा इत्र इत्यत्र कह प्रत्यय, प्रत्यय पूछा है इसमें। अब इसके बाद देखिए साथियों, यहाँ पर उर्दू है, सिंधी है, गुजराती है, तो मैं थोड़ा सा इसको पार्ट को स्किप कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। हम लोग डायरेक्ट जो है इसके बाद हमारा जो अगला पार्ट है लैंग्वेज 2 का, सिंधी, गुजराती, उर्दू, ये पार्ट में स्किप कर रहा हूँ दोस्तों, आप नाराज़ मत होइएगा कोई भी। थोड़ा सा मैं वीडियो स्टार्ट में करने की जल्दी कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए लैंग्वेज 2 में हम देख लेते हैं फटाफट। हो सकता है आपने लैंग्वेज 1 आपने इंग्लिश लिया हो, लैंग्वेज 2 आपने हिंदी लिया हो, या लैंग्वेज 1 आपने हिंदी लिया हो, लैंग्वेज 2 आपने संस्कृत लिया हो, जैसे भी आपने जो भी लैंग्वेज लिया हो आपके फॉर्म भरते समय, तो आप वही वाला सेक्शन यहाँ पर देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने लैंग्वेज में हिंदी लिया तो आप चाहे तो 2 का भी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन कुछ चीज़ें थोड़ी सी अलग होती हैं क्वेश्चन पेपर के बनावट में। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हिंदी के क्वेश्चन से। 61, तो 61 के लिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अंत भला तो सब भला, निम्न में से मुहावरा नहीं है। मुहावरा आपको जब भी दिखेगा ना, उसके अंत में हमेशा ना रहेगा, एक वाक्य की तरह होता है मुहावरा, जबकि जो लोकोक्ति होती है ना वाक्य की तरह नहीं होता है। मैं आपको एक बहुत अच्छा यहाँ पर ट्रिक बता रहा हूँ, क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 62 देख लीजिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर देख लीजिए यहाँ पर डी, संदेहवाचक। क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर देख लीजिए यहाँ पर डी, अध्याहार। क्वेश्चन नंबर 65 के लिए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी, विसर्ग बोधक अव्यय। क्वेश्चन नंबर 66 के लिए देख लीजिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गीत तथा नाट्य प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 67 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दक्षता प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 68 के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवनोपयोगी शिक्षा। प्रस्तावना का मूल उद्देश्य, क्वेश्चन नंबर 69 ऑप्शन नंबर सी। 70वां देख लीजिए, इसका हो जाएगा डी करेक्ट, उच्चारण की शुद्धता। निम्न में से संयुक्त व्यंजन, क्वेश्चन नंबर 71 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, श्र, श्र त्र ज्ञ। मूल्यांकन का परीक्षा क्षेत्र परीक्षा से होता है 72 का बी। विस्तृत 73 का आंसर देख लीजिए यहाँ पर सी, शिक्षक की कठिनाई का निदान। क्वेश्चन नंबर 74 का बी, उपचार। क्वेश्चन नंबर 75 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, विषय सामग्री का चयन, स्तरीकरण, प्रस्तुतिकरण। 76 का डी हो जाएगा, शिक्षा को निष्प्रयोजन बनाना, तात्पर्य नहीं है पूछा है, ध्यान दीजिएगा। 77 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, विद्यार्थी के विकास के पक्षों पर जोर न देना, नहीं है पूछा है। क्वेश्चन नंबर 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एकांत प्रत्युत्तर परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 79 के लिए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी, नाटक की। 80 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा भाषा ज्ञान गम्य है, नहीं है पूछा, ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पर गद्यांश है, आप वीडियो को पॉज करके इसे पहले पढ़ लीजिए, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 81 पहले के लिए डी करेक्ट, अपरिग्रह। 82वां का जो है करेक्ट आंसर बी है, दीर्घ स्वर संधि। 83वां का करेक्ट आंसर है डी, सामान्य भूतकाल। 84 के लिए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, जाति। और उपसर्ग है पूछा है क्वेश्चन नंबर 85, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अहिंसा में। फिर देखिए यहाँ पर पद्यांश है, पद्यांश को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। आप वीडियो को पास करके को पढ़ लीजिएगा इसको। तो कहीं पर दोनों गद्यांश लैंग्वेज 1 में और लैंग्वेज 2 में एक गद्यांश एक पद्यांश, यही थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो ज़्यादा कुछ नहीं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 86 के लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 87 के लिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 88 की देखिए, कवि गौरवमान क्यों कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए, शत्रुओं की हिम्मत तोड़नी है, तो गौरवगान क्यों कर रहा है। काव्यार्थ की अंतिम 2 पंक्तियों में कवि की भावना प्रकट होती है,
बी बहादुरी की। और क्वेश्चन नंबर 90 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है हमारा इंग्लिश। चलिए इंग्लिश का देख लेते हैं फटाफट। 61 के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रन डाउन। 62 के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 10.5 लाइन पोएम। 63 के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 64 के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, शॉर्ट स्टोरी। 65 के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ड्रामा। कन्फ्लिक्ट इज ए फीचर ऑफ ड्रामा। 66 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, टीच। 67 में जो है बोनस अंक मिला है। 68 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 68 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यूज ऑफ ग्रेडेड स्ट्रक्चर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन डेली लाइफ सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 69, तो क्वेश्चन नंबर 69 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिएटिंग सिचुएशन। 70 के लिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस रिफर्स टू कम्युनिकेशन नॉलेज ऑफ ग्रामर एंड वोकैबुलरी। क्वेश्चन नंबर 71 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, लिमिटेशन ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज इन क्लासरूम। 72 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लर्नर्स फ्री जीडीस। रेमेडियल लैंग्वेज टीचिंग इज मीन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। 74 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिवीजन ड्रिल सिचुएशनल कम्युनिकेटिव प्रैक्टिस एंड रिव्यूइंग। क्वेश्चन नंबर 75 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंपॉर्टेंस ऑफ मीनिंग ऑफ यूटरेंसेस रादर देन फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। 76 देखिए आप, इंटीग्रल अप्रोच ऑफ लैंग्वेज टेस्टिंग इनवॉल्व टेस्टिंग ऑफ। 76 के लिए राइट आंसर हो जाएगा डी। 77 के लिए जो है यहाँ पर बोनस अंक दिया गया है। 78 के लिए राइट आंसर होगा डी, रेमेडियल टीचिंग टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेलोडी एंड ऑन लैंग्वेज टेस्ट एंड इट्स कॉज। क्वेश्चन नंबर 79 के लिए बी, इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स। और क्वेश्चन नंबर 80 के लिए करेक्ट आंसर होगा ए, अरेंजिंग इंटेंसिव प्रैक्टिसेस। फिर देखिए यहाँ पर इसको आप पढ़ लीजिएगा पैसेज को अच्छे से, वीडियो को पॉज करके। अब हम यहाँ पे चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। तो 81 के लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पैट्रियोटिज्म। 82 के लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, रिफॉर्मुलेशन। 83 के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इज द कैप्टन एज वेल एज हिज सोल्जर्स इज रेडी टू मार्च। क्वेश्चन नंबर 84 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, वन शुड बी ग्रेटफुल टू द लैंड वेयर वन इज बॉर्न। जहाँ पे जन्म हुआ है तो जन्मभूमि पे गर्व करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 85 के लिए राइट आंसर हो जाएगा बी, द फैलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी। क्वेश्चन नंबर 86 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लाइक एज। सिमिली पूछा है यहाँ पर, सिमिली में कौन कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं। सिमिली उपमा अलंकार हिंदी में। 87 देख लीजिए यहाँ पर ए, द स्लीट स्ट्रिक्ड हर स्नीकर्स। क्वेश्चन नंबर 88 के लिए देख लीजिए करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। तो अलंकार से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 89 के लिए करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा बी, एलिटरेशन। अच्छा, अलंकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बहुत ईजी है। देखते हैं कौन कौन बता पाते हैं, कमेंट करके बताइए आप लोग। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 90 के लिए यहाँ पर राइट आंसर होगा बी, माइट। ही सेड ही माइट रिकंसिडर हिज डिसीजन। इसके बाद संस्कृत देख लेते हैं फटाफट, थोड़ा सा समय लग रहा है साथियों, लेकिन आप देख लीजिएगा अच्छे से एक बार क्वेश्चन पेपर देने से पहले। तो वीडियो को सभी लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा। मैंने बहुत मेहनत की है आपके लिए और कोशिश किया हूँ कि आपको सभी जो है जितने भी है सभी करेक्ट आंसर, जहाँ पे कुछ चीज़ें बताने लायक थी वो बताने का भी प्रयास किया मैंने। और वीडियो को आप लोग लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा और बाकी के आप सीरीज जरूर देख लीजिएगा, बाकी के सॉल्व पेपर्स लैंग्वेज वाले L1 और L2 दोनों के लिए। चलिए 61 का स्टार्ट करते हैं सबसे पहले संस्कृत विषय के लिए। तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, मुझे रसगुल्ले अच्छे लगते हैं संस्कृत में अनुवाद। 62 के लिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प जो है ओष्टो, प वर्ग को ओष्ट से बोले जाते हैं। 63 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 64 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी,
सह ग्रामम निकषा तिष्ठति। 65 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सी सदृशम। 66 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डी प्रत्यक्ष विदितः। क्वेश्चन नंबर 67 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष विधि। बीपी वोकिल महोदयन क विधि प्रतिपादित है। प्रत्यक्ष विधि हरवरावीरपदी इत्यस्य विधे विशिष्टतम रूपम किम। 68 तो 68 के लिए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी मूल्यांकन विधि। 69 के लिए देख लीजिए करेक्ट आंसर सी यहाँ पर है भाषा। भावाभिव्यक्ते सर्वोत्तम साधनम विद्यते भाषा है इसके लिए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 ए क्रम पूछा है स्वाभाविक क्रम, पहले श्रवण फिर भाषण फिर पठनम फिर लेखनम। संस्कृत शिक्षण से प्रयासः स्यात्। 71 का ऑप्शन नंबर डी बहुमुख अभिनय कतिविधो भवति। 72 के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी चतुर्विध है। 73 बहुत आसान क्वेश्चन है, सी हो जाएगा यहाँ पे। 74 का बताइए सभी लोग। ए श्याम फलकम, समझे आप लोग। श्याम मतलब काला, ब्लैक कलर, ब्लैक बोर्ड। 75 का डी हो जाएगा सभी उपर्युक्त है यहाँ पर। पाठ्य पुस्तक से उद्देश्यानि संति। 76 का देखिए करेक्ट आंसर। 76 के लिए हमारा हो जाएगा डी उपर्युक्त सर्व, यहाँ पर भी सभी हैं। 77 आप लोग एक बार वीडियो को पास करके जरूर आंसर देने की खुद से कोशिश करें, उसके बाद फिर आप लोग आंसर देखिएगा। तो 77 के लिए हो जाएगा बी शलाका परीक्षायाम। 78 देखिए यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर मूल्यांकन उपचारात्मक शिक्षण कर्तुम शक्यते। 79 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सर्वा उपर्युक्त सर्वे। फिर क्वेश्चन नंबर 80 के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी परीक्षया। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये गद्यांश, इसे आप पढ़िए पहले ध्यान से। मैं डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। 81 से स्टार्ट करता हूँ। तो 81 के लिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बी तृतीया। 82 के लिए करेक्ट आंसर होगा ए ग। 83 के लिए करेक्ट आंसर होगा सी तुमुन। कर्तुम इत्यत्र का प्रत्यय वर्तते, तुमुन प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 84 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 85 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर इस पद्यांश को सभी लोग पढ़िए ध्यान से, श्लोक है संस्कृत का। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप वीडियो को पास करके पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 87 के लिए करेक्ट आंसर होगा बी वर्तमान। क्वेश्चन नंबर 88 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सी अक्त। पुरस्कृता इत्यत्र क प्रत्यय प्रयुक्त है। और लास्ट के दो क्वेश्चन है पार्थिवेन इत्यत्र का विभक्ति। आपसे इसमें विभक्ति पूछा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। विभक्ति वाले आप जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तृतीया इसमें एक क्वेश्चन और भी था इसी तरह का। वीरराज इत्यत्र क लकार प्रयुक्त अस्ति। लकार से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 90 का बी लेट। बाकी आप देख लीजिएगा साथियों, बाकी मैं नहीं करा रहा हूँ। अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे 91 स्टार्ट करेंगे, जो कि पार्ट होगा आपका मैथमेटिक्स का। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सभी के लिए है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स 91 से लेकर के 92 तक। तो मैं यहाँ पे आपको आंसर ही बताऊंगा, आप जो है वीडियो को पास करके क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। मैं थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन जरूर करूंगा। तो 91 के लिए देखिए यहाँ पर बी होगा करेक्ट आंसर। यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ आने का प्रतिशत बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन होता है। वैसे देखिए आप लाभ आने निकालते हैं क्रय मूल्य पर, लेकिन जब यहाँ पर ऐसी कंडीशन दी हो ना कि कुछ पेनों का क्रय मूल्य कुछ पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो दोनों का अंतर कितना 4 हो गया। ठीक है, क्रय माइनस विक्रय मूल्य करते हैं यहाँ पर हम लोग, तो -4 यहाँ पे आएगा बेसिकली। और नीचे हमेशा जो है ये विक्रय वाला कितनी संख्या है उससे डिवाइड कर देते हैं, 16 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे गुणे कर देंगे 100, 4 चौको 16, यहाँ पे आ जाएगा -25%, यानी ये हानि हो गई 25% की। समझ में आया? क्रय
की गई संख्या में से विक्रय की गई संख्या को माइनस करिए और नीचे जो है विक्रय की गई संख्या। वैसे तो आप मूल्य रहेगा तो क्रय मूल्य नीचे रखते हैं, लेकिन संख्या में विक्रय संख्या रखते हैं, ध्यान दीजिएगा। 92 देखिए यहाँ पर श्रीमान एक्स के पास एक निश्चित राशि है। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आंसर ही आपको बताने का प्रयास करूँगा क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप लेकिन वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके जरूर अपने से अटेम्प्ट करें क्वेश्चंस को करने के लिए। तो 92 के लिए यहाँ पर पहले करेक्ट आंसर देख लीजिए आप, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो 92 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11,250। तो श्रीमान एक्स के पास एक निश्चित राशि है, उसने कुछ राशि 10% सरल ब्याज की दर से और शेष राशि 12% सरल ब्याज की दर से बैंक में जमा कराई। प्रथम राशि का चौथाई हिस्सा शेष राशि के 5वें हिस्से के बराबर है। मान लीजिए जो पहली राशि हमारी है एक्स है, इसका जो चौथाई हिस्सा है शेष राशि के, यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक्स उसके पास टोटल राशि हो गई, ठीक है। हमने एक को एक्स मान लिया, दूसरी जो है राशि हमारी वाई हो गई। तो एक बार इस पर हम 10% की दर से ब्याज लगा लेते हैं, 10 हो गया, और 2 वर्षों के बाद इसी तरह से यहाँ पर भी 12% 2 वर्षों के बाद। फिर दूसरा दिया है कि पहले का चौथाई दूसरे के 5वें हिस्से के बराबर है, ठीक है। और ये दोनों ऐड करके कितने आ रहे हैं, 2,500 आ रहे हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड, एक्स और वाई दो यहाँ पे चर है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 93 देख लीजिए। पानी और शर्करा के 3 लीटर मिश्रण में 40% शर्करा है, तो 3 का पहले निकालिए अब 40%, कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40, 20 25 100, 5 3 15, माफी चाहूँगा 3 दूनी 6/5, ठीक है, 6/5 आ गया। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, एक बचेगा शेष पर, 5 दूनी 10, 1.2 लीटर। तो इसमें पानी है नहीं, 40% शर्करा, तो ये आपका शर्करा हो गया 40%। तो पानी कितना इसमें हो जाएगा, टोटल 3 लीटर है तो 1.8 लीटर आपका पानी हो जाएगा। यदि 1 लीटर पानी इस मिश्रण में मिला दिया जाता है, यानी पानी जो है अब आपका 2.8 हो गया, तो नए मिश्रण में शर्करा का प्रतिशत बराबर होगा। तो ये दोनों ऐड करने पे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, और शर्करा आपका अभी भी उतना ही है, तो 1.2/4 गुणे 100, 4 25 आम और 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 5 30, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 30%। 93 का बी। सभी को समझ में आ गया। आपको इसी तरह से ये क्वेश्चन करना रहेगा। 94 देख लीजिए। यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, ABCD, एक्स और वाई की मान बराबर है, एक्स और वाई की मान बराबर है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो दो क्रमागत कोण के योग होते हैं कितना होता है, 180 होता है। दो क्रमागत कोणों का योग 180 होता है। एक्स बराबर वाई है, तो यहाँ पे नहीं माफ़ी चाहूँगा मैं बोल रहा हूँ। एक्स और वाई के मान पूछा कि किसके बराबर होंगे ऑप्शन के हिसाब से, तो थोड़ा सा जल्दी में सेंटेंस में अपने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर 94 के लिए जो है फिलहाल में बोनस अंक दिया गया है, कोई भी ऑप्शन करेक्ट ना होने की वजह से। जैसे मैंने बताया आपको वैसे ही करना है। और चक्री चतुर्भुज में क्या होता है, सामने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। 95 के लिए देख लीजिए। 95 के लिए पहले तो पूरे अंक दिए गए हैं, माफ़ी चाहूँगा। 95 के लिए ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल करेक्ट। 95 के लिए आपका डी होगा करेक्ट। कैसे होगा, कबीर जो है रुपये 10 में 11 की दर से पेंसिल खरीदता है और रुपये 11 में 10 की दर से बेचता है। तो 10 रुपये में 11 पेंसिल और 11 रुपये में 10 पेंसिल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, 121 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 100 और डिवाइडेड बाई कितना करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब 100, यहाँ पे गुणे 100 हो गया। ये कितना बचेगा 21, ये 100 कैंसिल आउट, आपका 21% यहाँ पे लाभ होगा। आया सभी को समझ में। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पहले यहाँ पे लिखते हैं, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते हैं और इन दोनों के मल्टीप्लाई को नीचे डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, अब बाकी आप जैसे भी करते हो, लेकिन ये ट्रिक है 5 सेकंड में आंसर। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 96। 96 के लिए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले तो आंसर देख लीजिए, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, सॉल्व करते जाइए इसको। पहले यहाँ पे ल से ले लेंगे 6 7 और 9, 9 से 63 और यहाँ पे 2 3 6 2 6 12, इन तीनों का लसा जो है 6 7 9 का लसा जो होगा 126 होगा। आप निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है।
और ये जो 2 सही इतना है ना, मतलब 2 धन 125/126 हो गया। तो ये जितना होगा ना, इसको इससे सॉल्व कर लीजिए। आप डायरेक्टली इसको ऐड गुणा मत करने लग जाइएगा, इसको ऐसे अलग अलग लिख लीजिए। ये जितना होगा सॉल्व करने पे इधर लेके आइए, माइनस करिए इसमें से, फिर जितना ये हल होगा फिर उसको फाइनली इसके साथ सॉल्व करिए। ठीक है, समझ में आया कैसे करना था आपको? ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, बाकी तो वैसे आप लॉन्ग मेथड से करते रहेंगे, आपका समय ज़्यादा लगेगा। 97 देख लीजिए, थीटा का मान पूछा है आपसे। ये 40 है तो ये भी 40 होगा, क्योंकि एक जीवा से बना जो कोण होते हैं बराबर होते हैं सभी जगह। ठीक है, तो जब ये 40 हो गया, ये आपको 85 दिया है, तो 180 में से 40 और 85 को माइनस कर दीजिए। अब इससे आसान क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? तो यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा 55 डिग्री। 98 है, निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है? मतलब 3 दर्शाते हैं, एक आपका नहीं दर्शाता है पूछा है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 है, 98 है। तो 98 के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। तो प्रश्न के लिए तो हमारा करेक्ट आंसर सी होगा, बाकी तीनों है। यानी गणित की अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से सूत्र प्रत्यय सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या का अवसर होता है। संख्याएं, स्थान मापन आदि गणित का आधार है। क्षेत्र संकुचित होता है, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 99 गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यह कथन गणित के कौन से मूल्य को प्रदर्शित करता है? सामाजिक मूल्य को। 100 एक ऐसी योजना जो यह जानने का प्रयास करती है कि विद्यार्थी कितना समझे हैं और इस आधार पे यह तय किया जा सके कि प्रत्येक की व्यक्तिगत अथवा वर्ग की आवश्यकता के अनुसार भविष्य का शिक्षण तय हो सके, कहलाता है सी निदानात्मक आकलन। फिर देखिए यहाँ पर 101 के लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा डी, विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचकर अंक ग्रेडिंग प्रदान करना। ये नहीं है विशेषता अनौपचारिक आकलन की, बाकी तीनों हैं। तो नहीं वाला वर्ड आप जरूर ध्यान दीजिएगा, हम नहीं ध्यान दे पाते हैं, हमारा प्रश्न ही पूरा गलत हो जाता है। इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 102 हमारा है यहाँ पर। 102 के लिए करेक्ट आंसर होगा ए, गणित शिक्षण में भाषा। फिर 103 यहाँ पर है, कौन सा कथन गणित की विशेषता को सही नहीं दर्शाता है? ध्यान दीजिएगा इसको। 103 के लिए ये नहीं दर्शाता है। गणित अमूर्त विज्ञान है, ये लिखा है, अमूर्त विज्ञान नहीं है। शेष तीनों आपके होते हैं, तो नहीं दर्शाता है पूछा, तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 104 देखिए यहाँ पर, विद्यार्थियों द्वारा गणित की समस्याओं के हल करने के दौरान की जाने वाली गलतियों की प्रकृति और विशेषताओं को जानने की प्रक्रिया को कहा जाता है बी, गणित में त्रुटि विश्लेषण। 105 देख लीजिए, नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्ष में प्रस्तुत की जाने वाली परिस्थितियों को कहते हैं। बहुत आसान प्रश्न है, प्रस्तावना। 105 का कुछ लोग कहेंगे पूर्व ज्ञान, तो यहाँ पर देखिए प्रस्तावना ही करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा कथन गणित के पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता है? फिर से नहीं वाला क्वेश्चन आ गया, यानी 3 दर्शाते हैं, ये तीनों दर्शाते हैं, ये आपका नहीं दर्शाता डी वाला। गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति को आवश्यक नहीं मानता, ये गलत है, यानी प्रश्न के लिए सही है, विकल्प डी सही होगा प्रश्न 106 के लिए। 107 का देखिए यहाँ पर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सी विधि विद्यार्थियों में गणित कमजोरी जानने की अच्छी विधि नहीं है? तुलना नहीं किया जाता है, तुलना करनी अच्छी विधि नहीं है। 2 पूर्ण संख्याएं दी गई हैं, यदि बड़ी संख्या के तिगुने को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 और शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि छोटी संख्या के 7 गुने को बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है तो से भागफल 5 और शेषफल 1, छोटी संख्या बराबर होगी। क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है, आप सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 18। आप ना ऑप्शन से भी कर सकते हैं कुछ प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, संख्या दिया हुआ है में 7, 6 और 9 के स्थानीय मानों का योग। ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है। 7 के लिए कितना हो जाएगा स्थानीय मान? 1 2 3 4 5 6। इसके बाद 9 के लिए कितना हो जाएगा? 9 के लिए 9 ही रहेगा। 6 के लिए कितना हो जाएगा? 6 के बाद 1 2 3 4 0। सभी को जोड़ दीजिए आपस में। अब इससे आसान क्वेश्चन कहाँ मिलेगा?
सी यहाँ पर आएगा करेक्ट आंसर। फिर 110 देख लीजिए यहाँ पर, यदि निम्न भिन्नों को छोटी से बड़ी भिन्न की ओर व्यवस्थित किया जाता है तो कौन सी भिन्न मध्य में आएगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी 31%। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये भी भिन्न नहीं है 31/100। अब आप सोचेंगे 31% में भिन्न कहाँ से आ गया, तो ये भी भिन्न नहीं है आपका। 111 क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, यदि 9x76 फिर उसमें माइनस किया गया x6 y9 से और बचा है आपका 3y y7, तो x और y के मान पूछे गए हैं यहाँ पर। तो x का मान 5 आएगा, y का मान 8 आएगा। 112 देख लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। 112 का जो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे होगा 1,28,938। आप सॉल्व करके देखिएगा आपका आंसर इतना आ रहा है क्या। यदि एक समबाहुभुज की 9 भुजाएं हैं तो प्रत्येक बहिष्कोण बराबर होगा 360/9 बस। और आंतरिक कोण के लिए 2n+4 गुणे 90 और बटे n, अगर प्रत्येक कोण निकालना होगा तो, और सभी का योग होता है इतना, सभी बहिष्कोणों का योग इतना होता है। अगर एक कोण का मान पूछे, प्रत्येक बहिष्कोण पूछा है तो क्या करेंगे आप, भुजाओं की संख्या से भाग दे देंगे, तो 9 चौके 36, 40 डिग्री हो जाएगा। 114 यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, बस समय की बाध्यता के चलते। यहाँ पर सी होगा करेक्ट आंसर। आप सॉल्व करके ज़रूर देख लीजिएगा, तभी इस सॉल्व पेपर का जो महत्व है, जो इसका इम्पोर्टेंस है, जो आपके लिए बेनिफिशियल होना चाहिए, वो तभी होगा। 115 के लिए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा -3। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। x - y बराबर पूछा है, x + y का मान दिया है, प्लस आपको एक यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है। 900 पर 408 1032 बराबर 1032 x - 408y। 116 देख लीजिए यहाँ पर, 116 इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी 20। 117 क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत आसान है। एक आपका इसमें जो है माध्यिका है, समद्विभाजक का मतलब होता है माध्यिका, और एक आपका लंब है, ये माध्यिका, ये आपका लंब है। क्वेश्चन बहुत आसान है। माध्यिका में क्या होगा, ये दोनों कोण, ये पूरा और ये पूरा आपस में बराबर होंगे, ये 90 होगा, ठीक है ना। अब ये कोण पता है आपको, ये कोण पता है, तो ये पूरा कोण पता चल गया आपको, तो ये आधा कोण आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। पूछा कौन सा कोण है आपसे, कोण PAQ, तो ये 90 होगा, ठीक है। तो ये कोण आपको पता है, ये कोण आपको पता है, तो ये कोण आपको मालूम पड़ गया। जब ये मालूम पड़ गया, ये 90 होगा, तो आप ये वाला कोण निकाल लेंगे जो आपसे पूछा है PAQ। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको आंसर बताया कि नहीं। 117 में करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए 20 डिग्री। 118 देख लीजिए, 118 ये दोनों समद्विभाजक हैं, OB और OC, कोण BOC के, तो BOC का मान पूछा है आपसे यहाँ पर। ये 40 है, तो ये दोनों कोण कितने हो जाएंगे मिला करके आपस में, बताइए जल्दी से। 140 होंगे, समद्विभाजक है, तो ये दोनों कोण आपस में मिला के कितने हो जाएंगे 70 हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 110 डिग्री। देखिए वो वृत्त में होता है भैया, वृत्त में केंद्र पे बना कोण ये दोगुना होता है इसका, यहाँ पे दोगुना मत कर दीजिएगा, यहाँ पे निकालना होगा। समझ में आया आपको, नहीं समझ में आया फिर से एक बार सुन लीजिए। ये दोनों कोण का सम कितना होगा 140 हो जाएगा, त्रिभुज ABC से, बड़े वाले त्रिभुज से। फिर देखिए त्रिभुज OBC में आप आ जाइए, इन दोनों कोण का सम कितना हो जाएगा, जस्ट आधा इसका 70 हो जाएगा, तो इन दोनों का जब सम मिल गया तो ये कितना हो जाएगा 110 डिग्री। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 119 देख लीजिए यहाँ पर, ये भी प्रश्न आपका बहुत आसान है। चतुर्भुज ABCD की भुजाओं B और DC को आकृति अनुसार बढ़ाया जाता है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है पूछा है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए वाला करेक्ट, x + y = a + b। ठीक है। 120 देख लीजिए, एक छात्र के अंक 98 के बजाय 108 त्रुटि से अंकित हो गए हैं। इस त्रुटि के कारण कक्षा के औसत अंक 1/5 बढ़ गए हैं। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या बताइए। तो लास्ट क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 50। ठीक है। अब इसके बाद हमारा है पर्यावरण अध्ययन और लास्ट हमारा ये सेक्शन है 121 से लेकर के 150 तक। वीडियो को सभी लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जितना हो सके आप लोग। बाकी के भी सीरीज आप जरूर देख लीजिएगा, 2011, 12, 15
L2 के लिए भी चारों ही ईयर के मैंने साल पेपर डाल रखे हैं, उन्हें भी आप जरूर देख लीजिएगा। सभी वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे, आपको कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी चैनल में जाकर के या प्लेलिस्ट में जाकर के। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? बहुत आसान प्रश्न है। गोडावड़। किसने मोर? यहाँ पे गलत है, ये तो राष्ट्रीय पक्षी है गोडावड़। राजस्थान का राज्य पक्षी 121 का ए। कौन सा सुमेलित है आपसे पूछा है। 122 का जो है बी, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। ठीक है, भारतीय वन्यजीव संस्थान, भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय, ये सभी आपके देहरादून में है, मतलब उत्तराखंड में है। ये भी आपका गलत है, यहाँ पे केवल एक आपका ये सही सुमेलित है। 123 निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है पूछा है, ध्यान दीजिएगा इसको। तो ए, ये जो है अनवीकरणीय है, इसको फिर से हम नहीं बना सकते हैं, जबकि ये सभी नवीकरणीय हैं। नवीकरणीय को बोलते हैं गैर परंपरागत और अनवीकरणीय को बोलते हैं परंपरागत। ध्यान दीजिएगा इसको। पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया? तो पारिस्थितिक तंत्र टांसले 1935 में और 1866 में हेकल महोदय ने पारितंत्र शब्द का प्रयोग किया था। 124 का, एक मिनट यहाँ पे, इकोसिस्टम, अच्छा माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। एक होता है आपका पारिस्थितिकी होता है, इसको दिया है हेकल ने, और एक होता है पारितंत्र, या फिर इसी को बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र, जहाँ पे भी आपको तंत्र लिखा दिख जाए, चाहे वो पारितंत्र हो चाहे पारिस्थितिकी तंत्र हो, तो उसको दिया है टांसले ने या टेंसल ने। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, पहले चेरापूंजी था, अब जो है आपका मासिन राम हो चुका है। ध्यान दीजिएगा इसको। एक दिन में सर्वाधिक वर्षा का रिकॉर्ड बम्बई के नाम है 2005 में, या 2005 या 6 की घटना है, शायद 5 की घटना है। 126 देखिए, बायोटिक कंपोनेंट, जैविक घटक पूछा है पर्यावरण के, तो यहाँ पे कौन से होंगे? सी, पौधे, ये सभी अजैविक घटक हैं। मीना माता रोग, जापान में सबसे पहले इसका पता लगा था पारे के प्रदूषण से, Hg, और पारा एकमात्र ऐसा धातु है, विज्ञान से हो जाएगा ये, जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। निम्न में से अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन सी है? अप्रक्षेपित पूछा है शिक्षण सामग्री, नॉन प्रोजेक्टिंग टीचिंग एड, तो बी यहाँ पर हो जाएगा चार्ट। प्रोजेक्ट मतलब जहाँ से कोई चीज़ प्रोजेक्ट करके, जैसे आपने देखा होगा ना, प्रोजेक्टर से फिल्म दिखाई जाती है, या फिर हम कोई प्रेजेंटेशन देने जाते हैं। 129 देख लीजिए, यहाँ पर निम्न में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? अब वन का उन्मूलन करेंगे तो ये थोड़ी है पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, तो कुछ प्रश्न बहुत आसान है। 129 का ये हो गया। 130 में देखिए, पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? 130 का डी हो जाएगा, विचार गोष्ठी। फिर 131 इंग्लिश वाला वर्जन ऊपर है, जिनको समस्या हो आप इंग्लिश वाला वर्जन पढ़ लीजिएगा, मैं हिंदी वाला पढ़ रहा हूँ यहाँ पर। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, क्या बोलते हैं मूल्यांकन को? असेसमेंट। तो यहाँ पे कौन सा उद्देश्य है पूछा है आपसे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का? तो 131 के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना। फुल फॉर्म ऑफ IEEP, IEEP का पूर्ण रूप क्या होता है? सभी लोग आंसर करिए। बी यहाँ पर हो जाएगा, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। 133 देखिए, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए निम्न में से किस आकलन सूचक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? यानी 3 का किया जाना चाहिए, 1 का नहीं किया जाना चाहिए। तो आपसे पूछा है किसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए आकलन के लिए,
तो डी का, थोड़ा सा इस प्रश्न में हम रुकेंगे यहाँ पर थोड़ा सा 10 सेकंड के लिए। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के दौरान शिक्षार्थियों के शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए निम्न में से किस आकलन सूचक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब अवलोकन करना, चर्चा करना, प्रयोग करना। ये देखिए पर्यावरण शिक्षण की बात की जा रही है, ध्यान दीजिएगा इसको आप। तो यहाँ पर ये वाला नहीं किया जाना चाहिए, बाकी 3 किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। WI आगे जो है मिटा हुआ है थोड़ा सा, हिंदी में देखिए लिखा है, निम्न में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है, पूछा है। तो यहाँ पर सी हो जाएगा, ये नहीं है। अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित होता है, जबकि लिखा है नहीं होता है। बाकी ये तीनों होते हैं, अच्छा शिक्षण, क्रिया आधारित, लोकतांत्रिक, सुव्यवस्थित, निश्चित उद्देश्य युक्त। यहाँ पे पूछा है नहीं है, तो यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। 135 निम्न में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जाता है। बी राजनीतिक संरक्षण, बाकी वन संरक्षण, जल संरक्षण ये सभी किए जाते थे। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। 136 निम्न में से कौन सा नियम अधिगम के प्रयास व त्रुटि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है। ये तीनों है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये नहीं होता है। हल का पुनर्बलन या प्रबलन, तो स्किनर जितने भी है ना उसमें आप पुनर्बलन, प्रबलन किसने दिया है, पुनर्बलन किसने दिया है, कंफ्यूज मत होइएगा कहीं पर भी। 137 देख लीजिए, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। बाल श्रम का जो निषेध अधिनियम है 1986 में, 1986 में। भारत में लड़कियों व लड़कों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु क्या है। बी है 18 वर्ष, 21 वर्ष। इसको भी फिलहाल में संशोधित करने पर विचार चल रहा है केंद्रीय सरकार के द्वारा। राजस्थान की वस्त्र नगरी का नाम बताइए। ये क्वेश्चन तो सभी लोग बता देंगे, टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा। नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का नाम बताइए। डी पैथिडीन। नशीली दवाओं की लत को छुड़ाने के लिए पैथिडीन का प्रयोग किया जाता है। 141 देख लीजिए, 141 निम्न में से कौन सा 100% खुले में शौच मुक्त, इसको बोलते हैं ODF राज्य है। सी केरल। 142 राजस्थान के राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या, सभी को पता होना चाहिए, 10 है। नायलॉन का आविष्कार किसने किया था। वालेस कैरोथर्स। तो इस तरह के प्रश्न तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा हुआ है। सबसे पहले मानव द्वारा बनाया गया रेशा रेयान, और सबसे पहले मानव द्वारा संश्लेषित रेशा नायलॉन। नायलॉन को जादुई रेशा भी कहा जाता है। 144 देखिए, निम्न में से कौन सा राजस्थान से संबंधित नहीं है। तो ये तीनों संबंधित है। आपका माघ मेला ये आपका प्रयागराज से संबंधित है, उत्तर प्रदेश में। बाकी बेड़ेश्वर, खेजड़ली मेला, पुष्कर मेला ये सभी जो है आपके राजस्थान राज्य से संबंधित हैं। 145 भारत में प्रथम रेलगाड़ी की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में। पीसी कल्चर क्या है। मछली पालन। सेरीकल्चर रेशम पालन। एपी कल्चर शहद पालन। झामर कोटड़ा खाद्यान्न प्रसिद्ध है। झामर कोटड़ा। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए। झामर कोटड़ा बताइए आप लोग। रॉक फॉस्फेट। निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक है। एंटीग्यूस डिजीज। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी डिप्थीरिया। एक जो डीपीटी का टीका लगाया जाता है बच्चों में, डिप्थीरिया, टिटनेस और काली खांसी का। निम्न में से कौन सा परीक्षण HIV से प्रत्यक्ष संबंधित है। 149 का बताइए सभी लोग। इसमें देखिए
एलिशा भी है और भी दूसरा परीक्षण। यहाँ पर भी देखिए एक से ज़्यादा प्रश्न सही होने की वजह से कॉमन अंक दिया गया है। विडाल जो है आपका ये टाइफाइड के लिए होता है। भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? सी 1995। साथियों यहाँ पर ये पूरी जो है सवाल पेपर यहाँ पे समाप्त हुआ और उम्मीद करेंगे कि आपको ये श्रृंखला बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और बस आप सभी से एक निवेदन है कि बाकी के जितने भी सवाल पेपर्स हैं उन्हें आप ज़रूर देख लीजिएगा, 2011 वाले, 12 वाले, 15 वाले। और ज़रूरी है आपका एक बार थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, थोड़ा सा आपको। बाकी प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर आप लोग खुद से करें, ज़्यादा आप लोग प्रेशर लेके ना, बाकी रिवीजन जितना जल्दी हो सके आप अपना फिनिश कर लीजिए। L2 के लिए भी आप सभी देख लीजिएगा जितने भी हैं सवाल पेपर। सारे वीडियोज आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में ही डाल रखे हैं, सबके जो है मैंने लिंक वहीं पे डाल रखे हैं। डायरेक्ट आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको वो वीडियो तुरंत प्राप्त हो जाएगा, वहाँ से आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा। तो जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो आप देखते रहिएगा, बाकी कोई भी अपडेट होगी तो आपको बताई जाएगी रीट से संबंधित, रीट 2021 से संबंधित। तो आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।